ओके, वेलकम बैक। अब यहाँ पे जो है हम सेकंड स्लाइड में अब हमारी बात होगी फोर्थ चैप्टर के हवाले से, डाटा एनालिसिस के हवाले से। लेकिन जो लास्ट पॉइंट था बेसिकली स्टैटिकल सिलेक्शन ऑफ द स्टैटिकल टेस्ट, उसके क्या पैरामीटर्स होते हैं वो आपने जहन में रखने, क्योंकि अमूमन 90% लोगों की रिसर्च जो है वो क्वांटिटेटिव रिसर्च है, डाटा कंटिन्यूअस है। सही है। जब डाटा कंटिन्यूअस होता है तो ये आपने सबसे पहले डाटा टाइप को ध्यान में रखना है कि डिस्क्रीट डाटा क्या होता है, कैटेगोरियल डाटा क्या होता है और कॉन्टिन्यूअस डाटा क्या होता है। ठीक है, लाइकेड स्केल से हम जो है वो उसको कन्वर्ट कर रहे हैं, नंबरिंग में कर रहे हैं राय को। तो अगर आपका डाटा कॉन्टिन्यूअस है तो फिर आप जो है, या कैटेगोरियल है तो फिर आप कैसे उसको टेस्ट की सिलेक्शन करेंगे। तो इसमें आप देखेंगे सिलेक्शन ऑफ स्टैटिकल टेस्ट में डाटा डाटा आपने पहचाना कि वेदर इट इज कंटिन्यूअस एंड डिस्क्रीट या कैटेगोरिकल है। इफ यू डिसाइडेड कि अगर फॉर एग्जांपल ये एक कंटिन्यूअस डाटा है, देन आगे बात होगी कि टाइप ऑफ क्वेश्चंस, आपके रिसर्च क्वेश्चंस आपका क्या था। अगर टाइप ऑफ रिसर्च क्वेश्चंस आपका रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है या डिफरेंसेस देखना है फैक्टर्स के दरमियान, वेरिएबल्स के दरमियान, या रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है वेरिएबल्स के दरमियान, इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल्स में क्या रिलेशनशिप है, कितना एक दूसरे पर वो इम्पैक्ट करते हैं, कितना एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल पर इन्फ्लुएंस होता है। यानी कि इन चार इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर आप देख रहे हैं, उसका आपने डाटा कलेक्ट किया हुआ है और डाटा की नोयत भी आपको पता चल गई है, वो कंटिन्यूअस है। और आपके जो टाइप ऑफ क्वेश्चन जो आप डेवलप होते हैं वो बेसिकली वैसे ही होते हैं, क्योंकि हाइपोथेसिस आपने डेवलप किया होता है इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल के लिहाज से कि देयर इज अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल, और देयर इज नो सिग्निफिकेंट इफेक्ट या इम्पैक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑन जो भी नाम होता है इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट का, वो आप लिखते हैं। तो अब आपके पास रिलेशनशिप्स है या डिफरेंसेस ऑफ दी वेरिएबल्स में क्या फ़र्क है ये मालूम करना है आपने, तो फिर उसकी कैटेगरीज जो है वो डिफरेंट हो जाएगी। तो नेक्स्ट में हमारे पास जो है, जब कैटेगरी डिफरेंट होगी तो अगर रिलेशनशिप है तो आपके पास एक क्वेश्चन होगा डू यू हैव, यानी कि डू यू हैव, यहाँ पे लिख देता हूँ, डू यू हैव डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। क्या आपके पास डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं? क्योंकि आपकी डिडक्टिव स्टडी थी, आपने प्रीवियस रिसर्चर को के लिटरेचर रिव्यू से ही वहीं से वेरिएबल्स फाइंड आउट कर लिए थे और री इन्वेस्टिगेट कर रहे थे अपने माहौल के लिहाज से या अपनी इंडस्ट्री के लिहाज से, या इस रीजन के लिहाज से, या फील्ड ऑफ पॉपुलेशन आपका डिफरेंट था बेस पेपर में साइंटिस्ट के लिहाज से, तो आपने वहां से वेरिएबल्स उठाए। न्यू वेरिएबल्स क्रिएशन की आपने, सवाल हो सकता है। अब यहाँ पे डिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल्स की डेफिनेशन दे कैन आस्क यू व्हाट इज डिपेंडेंट वेरिएबल, व्हाट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। आपको लिखा हुआ होगा, बाजू का थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क सामने होती है और ये सवाल चल रहे होते हैं कि इसमें डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स बताइए, आप इसको क्यों इंडिपेंडेंट कह रहे हैं, क्यों डिपेंड कर रहे हैं, क्या वजह है। तो एक क्वेश्चन होता है, यू हैव टू डिफेंड इट। अमूमन आप जो है वो डिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल्स आपके पास होते हैं, देयरफॉर हाइपोथेसिस डेवलप करते हैं और फिर हाइपोथेसिस टेस्टिंग की तरफ आते हैं, जो हम ये काम कर रहे हैं, फिर सिलेक्शन ऑफ टेस्ट की तरफ आते हैं। यस है तो रिग्रेशन एनालिसिस की तरफ जाएंगे ना। रिग्रेशन एनालिसिस में हमारे पास जो मेथड है कि लीनियर रिग्रेशन और मल्टी लीनियर रिग्रेशन है। लीनियर रिग्रेशन अमूमन एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक डिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान होता है, ठीक है। और इसकी इक्वेशन होती है जिसे हम रिग्रेशन कहते हैं बेसिकली, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, इक्वेशन ऑफ द लाइन के लिहाज से होती है जिसमें स्लोप होता है, और x m जो है वो स्लोप होता है, x जो है वो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, c ये कांस्टेंट टर्म, ये दूसरे लफ्ज़ों में हम उसको एरर टर्म भी कह देते हैं। और यही रिग्रेशन आपके स्टेटिस्टिक्स में y इक्वल्स टू बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स वन, सही है। आया कि ये रिग्रेशन लिखनी है अपने थीसिस में, तो पूछेंगे भाई रिग्रेशन लिख के दिखाओ। आपने रिग्रेशन एनालिसिस तो कर दिया, एसपीएससी से रिजल्ट तो लेकर आ गए, टेबल आ गई, समरी मॉडल आ गया, टेबल आ गई, कोफिशिएंट टेबल आ गई, लेकिन रिग्रेशन कहाँ लिख के दिखाया, यानी कि इक्वेशन कहाँ दिखाई, y इक्वल्स टू बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स वन प्लस बीटा टू एक्स टू प्लस बीटा थ्री एक्स थ्री प्लस इस एरर टर्म। तो यू हैव टू कंसीडर अबाउट दिस टू कि ये आपकी रिग्रेशन कौन सी। सवाल हो सकता है वेदर इट इज रिस्ट्रिक्टेड और अनरिस्ट्रिक्टेड रिग्रेशन।
बहुत सी रिग्रेशन जिसमें एरर टर्म आती हैं, तो यही फर्क है कि एक में एरर टर्म है, एक में नहीं है। ये आपको फाइंड आउट करना है, रिस्ट्रिक्टेड रिग्रेशन और अनरिस्ट्रिक्टेड रिग्रेशन। सही है, आप गए डाटा लिया, एनालाइज कर दिया, आ गया। अभी तो सारा वाइवा तो आपका डाटा एनालिसिस से शुरू होगा, जब आप टेबल बता रहे होंगे, ये आपसे पूछ जाएगा बीटा क्या, व्हाट इज बीटा, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ बीटा, ये वैल्यूज क्या बता रही है, आप कैसे फाइंड होता है, ये तो सॉफ्टवेयर ने फाइंड किया, इसका पीछे फार्मूला क्या है, कैसे निकालते हैं, ये समझ में आ रही है बात। तो ये पैनल में से एक मेथोडोलॉजी में बहुत इंटरेस्टेड होते हैं, ये आपकी इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में आपने ये काम किया हुआ है, सीखा हुआ है, रिग्रेशन एनालिसिस को सीखा हुआ है, वहाँ पे फार्मूला है, वहाँ पे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस को सीखा हुआ है। ठीक है, वो क्या बताता है, ये सारी चीज़ें जो है आप टेस्ट को सिलेक्ट कर रहे हैं, जो रिग्रेशन एनालिसिस तो कर रहे हैं टेस्ट को, ये तो टेस्ट सिलेक्शन है, लेकिन डाटा को चेक करने के लिए रिलायबिलिटी रिलायबल है कि नहीं, उसके लिए आप क्रोनबेक अल्फा क्यों कर रहे हैं, दूसरा रिलायबिलिटी चेकर क्यों नहीं यूज कर रहे हैं आप, कि मेरा डाटा रिलायबल है, कंसिस्टेंट है, क्रोनबेक अल्फा की किस वैल्यू क्या बताती है, कैसे बताती है। अगर कंसिस्टेंसी नहीं आ रही है तो फिर इसको क्या चेक करना पड़ता है, डाटा प्रिपरेशन, दैट इज कॉल्ड द डाटा प्रिपरेशन। तो अगर आपके पास do you have a dependent independent variable, yes you will use the regression analysis, and then you will, अगर आपके पास एक वेरिएबल से लीनियर रिग्रेशन यूज करेंगे, समटाइम आपके पास 4 वेरिएबल्स भी है, तो आप अलग अलग करके एक इंडिपेंडेंट दूसरा डिपेंडेंट, एक इंडिपेंडेंट एक डिपेंडेंट दूसरा, इसी तरीके से अलग अलग करके 4 लीनियर इक्वेशन बना के उनके रिजल्ट निकाल के उनको टेबुलर फॉर्म में, टेबल में जैसे ही एसपीसी से है सारा ना कॉपी पेस्ट कर दे, बल्कि एक्सेल में अपनी टेबल बना के आराम से जो इंपॉर्टेंट चीज़ वो रख के वो फिर आप अपने डिसीजन में दिखाएं, और वही पावर पॉइंट में लगा के आप जो है बताएं कि ये रिजल्ट आया अगर आपने रिग्रेशन एनालिसिस यूज किया। कुछ एनालिसिस फैक्टर एनालिसिस होते हैं, स्ट्रक्चर मॉडलिंग होती है, सही है, तो वो हम एमओएस सॉफ्टवेयर में कर रहे होते हैं। तो उसके लिए इट इज अप टू योर सुपरवाइजर अंडर विच यू आर सुपरवाइज, कि वो आपको किस लाइन पे लेके जाते हैं अकॉर्डिंग टू द लिटरेचर रिव्यू। यही हो जाए कि हम 20 to 25 50 बहुत सारे लिटरेचर रिव्यू करते हैं। लिटरेचर रिव्यू करने का मतलब ही कि मैथोडोलॉजी को भी समझे, पूरा पूरा पेपर, एक एक वर्ड, एक एक डेफिनेशन, तो 1 से 2 दिन लग जाते हैं, तकरीबन एक दिन कम से कम लगता है एक रिसर्च पेपर को रिव्यू करने में, 35 36 40 पेजेस का रिसर्च पेपर, उसकी मैथोडोलॉजी को समझने में। अगर किसी को रिग्रेशन नहीं पता तो उसको समझना होगा कैसे बनती है, मैनुअली कैसे रिजल्ट निकलते हैं, फिर सॉफ्टवेयर में। सॉफ्टवेयर तो यूज इस वजह से करते हैं क्योंकि डाटा हमारे पास बहुत ज़्यादा है, 200 300 400 500 हज़ार के मुताबिक डाटा, तो देयरफॉर वी नीड सॉफ्टवेयर्स, स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंस, एसपीएस आपके डिफरेंट वर्जन यूज कर रहे हैं। आपके पास वेरिएबल है, रिग्रेशन एनालिसिस करेंगे। जब रिग्रेशन एनालिसिस तक आपकी बात पहुंच गई, रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप के बाद आपके पास इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल है, रिग्रेशन एनालिसिस करेंगे। सो अगर नहीं है, मिसाल के तौर पर डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं है, देन यू विल, अगर आपने डिसाइड नहीं किया अभी तक कि कौन सा डिपेंडेंट है कौन सा इंडिपेंडेंट है, देन यू विल गो टुवर्ड्स द कोरिलेशन एनालिसिस। तो यहाँ पे गड़बड़ हो गई, आपने कोरिलेशन भी किया हुआ है, रिग्रेशन भी किया हुआ है। तो तो फंडामेंटल तो चीज ये है कि वैसे आप चेक कर लें, जो है उनके दरमियान कोरिलेशन भी चेक करें, वो अलग बात है कि हमने एक कोरिलेशन भी चेक करा दिया, वो अलग बात है, लेकिन वजह जो है किसी टेस्ट को सिलेक्ट करने की वो ये है, ये सही है। अगर नहीं है तो कोरिलेशन एनालिसिस। कोरिलेशन एनालिसिस में फिर नेक्स्ट कैटेगरी आ जाएगी आपके पास पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक। इस चीज को समझना है आपने, जो कि इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में आपने पढ़ा था। व्हाट इज पैरामेट्रिक टेस्ट, व्हाट इज नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, ये क्या होती है सवाल है। व्हाट इज कोरिलेशन एनालिसिस, तो व्हाट इज रिग्रेशन एनालिसिस। ठीक है, अब रिग्रेशन एनालिसिस में जो कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन या कोरिलेशन एनालिसिस में कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आर, रिग्रेशन एनालिसिस में आर स्क्वायर, उसकी वैल्यू आती है ना, आर की वैल्यूज आती है आर स्क्वायर। ये क्या बताता है, इसकी रेंज क्या होती है। ठीक है, तो कोरिलेशन एनालिसिस में पैरामेट्रिक है तो पियर्सन कोरिलेशन एनालिसिस यूज करेंगे, दैट इज क्वांटिटेटिव एनालिसिस की तरफ जा रहा होता है। और अगर आपका पैरामेट्रिक नॉन पैरामेट्रिक है तो स्पियर्समैन रैंक कोरिलेशन एनालिसिस की तरफ आप जाते हैं। ये दोनों ही कोरिलेशन एनालिसिस के टेक्निक है। तो आप वो देखेंगे कि पियर्सन का आर यानी कि उसका कोफिशिएंट है स्मॉल आर, और यहाँ पे कैपिटल आर यूज होता है स्पियर्समैन
रैंक कोरिलेशन में, तो आपने क्या एनालाइज किया है? आया कि वो सेटिंग के मुताबिक है तो सही है, अगर सेटिंग के मुताबिक नहीं है तो मामला इसको दुरुस्त कर लें आप। तो ये यहाँ पे जो है तकरीबन अक्सर मैंने बेशतर लोगों को देखा है कि वो उन्होंने ये यहाँ तक वाला काम कर। इसके अलावा भी मुख्तलिफ टेस्ट हैं। देन डाटा प्रिपरेशन, ये तो सिलेक्शन ऑफ द टेस्ट, अगर यहाँ तक हो गई सिलेक्शन तो काम हो गया। डाटा प्रिपरेशन के बाद डाटा एनालिसिस में जो आप फर्स्ट ऑफ ऑल जो काम करते हैं, अगर मैं थोड़ा सा फर्स्ट स्लाइड्स की तरफ चले जाऊं और डाटा एनालिसिस की तरफ आऊं, तो डाटा एनालिसिस में डाटा प्रिपरेशन में आप एक रिलायबिलिटी टेस्ट करते हैं। तो व्हाट इज रिलायबिलिटी टेस्ट, व्हाट इट टेल्स यू, ये एक सवाल है। सही है, इसकी एक नई स्लाइड बना लेते हैं। ये क्वेश्चन, तो फॉर एग्जांपल के डाटा एनालिसिस में आपने काम क्या किया सबसे पहले, अब आपके सवालात होंगे। डाटा प्रिपरेशन कर लिया आपने, पायलट टेस्ट भी करते हैं, सही है। फिर रिलायबिलिटी चेक की, रिलायबिलिटी और वैलिडिटी, ठीक है। अमूमन कॉनबैक अल्फा यूज़ कर रहे होते हैं आप लोग, स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। तो व्हाट कॉनबैक अल्फा टेस्ट टेल यू, इंटरनल कंसिस्टेंसी बताती है, ये डेफिनेशन आपको मालूम होनी चाहिए, इसका फार्मूला भी पता होना चाहिए कि कैन यू राइट द फार्मूला फॉर द रिलायबिलिटी टेस्ट। जब आपका डाटा की रिलायबिलिटी आ गई, इसको कर लिया, फिर उसके बाद सेकंड स्टेप जो होता है, शुरू में आपने जो अपने अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चनर के मुताबिक उसकी डेमोग्राफिक एनालिसिस की, एज, जेंडर, सही है, हर लिहाज से अगर आपकी रिसर्च में शामिल है, ठीक है, आपके सुपरवाइजर ने आपको सुपर कहा है ये सारी चीज़ें कि डेमोग्राफिक के बाद जब आप डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस की तरफ आते हैं, मीन मॉड मीडियन बताते हैं, उससे पहले आप डाटा को जब यूज़ करते हैं, डाटा की रिलायबिलिटी चेक करते हैं, डाटा प्रिपेयर करते हैं कि इंटरनल कंसिस्टेंसी वगैरह कैसी है। देन डेमोग्राफिक एनालिसिस के बाद आपने जो है ये नॉर्मल काम जो सबको करना होता है, उसके बाद जो है वो आप डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस में मीन मॉड मीडियन भी देख लेते हैं, सही। और फिर आपने हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए जो आपने जो टेस्ट करना है, मॉडल यूज करना है, टेस्ट करना है, उस पर आप आते हैं। अब इट इज अकॉर्डिंग टू योर रिसर्च टाइटल टॉपिक कि आप वो कौन सा हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए, जिसके बाद आप अपने हाइपोथेसिस जो आप मफरूजा लेके चल रहे हैं, जिसको आप रिजेक्ट करेंगे या एक्सेप्ट करेंगे, उसकी इंटरप्रिटेशन में हर टेस्ट की टेबल आपके पास आएगी, उसके नीचे उसकी इंटरप्रिटेशन होगी, उसकी इंटरप्रिटेशन आपने जो है वो करनी है सही तरीके से कि उसकी रेंज, कोरिलेशन की रेंज जैसे +1 से -1 होती है, स्ट्रॉन्ग आपस में ये पॉजिटिव कोरिलेशन है, आपस में स्ट्रॉन्ग, जैसे कोरिलेशन मैट्रिक्स डेवलप होती है, इसको बताना है, इसको एक्सप्लेन कैसे करते हैं, उसको पढ़ते कैसे है, वो सारी चीज़ें बताती है। रेंज अगर 0.5 से कम है तो वीकली रिलेशनशिप है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है, नेगेटिव वैल्यूज आ रही तो नेगेटिव रिलेशनशिप है। पॉजिटिव रिलेशनशिप का मतलब है दो वेरिएबल्स के दरमियान के अगर एक वेरिएबल्स इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा डायरेक्ट रिलेशनशिप है। नेगेटिव वैल्यूज आ रही है इसके इन्वर्सली रिलेशनशिप है कि एक चीज़ के बढ़ाने से दूसरी चीज़ में कमी आ रही है। तो इस तरीके से बयान करते हैं, वैल्यूज को बताते हैं, उसकी इंटरप्रिटेशन करते हैं। रिग्रेशन एनालिसिस में आपके पास जो बीटा की वैल्यूज आती हैं, साथ में अगर आप एसपीएसएस रन करेंगे तो वो आपको अनोवा एनालिसिस, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस के भी रिजल्ट देता है, जिसमें आपके पास जो है वो एफ टेस्ट की वैल्यूज भी आ रही होती हैं, प्रोबेबिलिटी भी चेक करके बता रहा होता है, जिसको आप सिग्निफिकेंस वैल्यूज बोल रहे होते हैं। 0.05 से आप नीचे हैं तो सिग्निफिकेंट है। तो ये क्या होती है, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी, ये सिग्निफिकेंस वैल्यूज क्या बताती है, ये बीटा की वैल्यूज क्या बताती है, रिग्रेशन स्लोप क्या बताता है, बीटा की वैल्यूज क्या बताती है, कितने परसेंटेज इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो इफेक्ट कर रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल पे, ठीक है, इतने जो मल्टी टाइम्स होती है। तो इसी तरीके से आपको टेबल पढ़ना है, एक चीज़ को सर्च करें, नोट डाउन करें, उसको एक्सप्रेस करना आना चाहिए और उसका फार्मूला क्या होता है ये। अब बहुत सारे फाइनेंस के स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने डिफरेंट टेक्निक यूज़ की है, डिफरेंट मेथोडोलॉजीज यूज़ की है, तो उनको पता होना चाहिए वर्टिकल इंटीग्रेशन या हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन एनालिसिस कर लिया, इसी तरीके से डर्बन वाटसन टेस्ट लगा लिया, ग्रेंजर यूज़ कर लिया, ठीक है, और भी डिफरेंट टेक्निक जो अकॉर्डिंग टू रिसर्च पेपर आपने यूज़ किया, या दूसरे अल्फाजों में किसी ने फैक्टर एनालिसिस कर लिया, कॉन्फर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस किया, एमओ से किया,
whatever the testing you are testing for hypothesis testing के लिए जो आप भी आप methodology या inferential test यूज कर रहे हैं, तो उनके बारे में प्रॉपर पता होना चाहिए कि ये वैलिड है और इसके रिजल्ट्स में क्या मेरे हाइपोथेसिस को जस्टिफाई कर रहे हैं। तो अगर जस्टिफाई कर रहे हैं, करेक्ट है, तो आप रिजेक्ट और एक्सेप्ट करेंगे, उसी लिहाज से आप जो है लिखेंगे। तो एक एंड में आप जो है वो एक टेबल बना लेते हैं, यही अपने पावर पॉइंट में भी आप जो एक टेबल बनाते हैं, सारे टेस्टिंग की वैल्यूज आ जाती है और रिमार्क्स देते हैं कि मेरा ये हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हुआ, रिजेक्ट हुआ, एंड देन उसके बाद जो है वो कंक्लूजन क्या निकला, तो वो आप बताते हैं ये कंक्लूजन निकला। कंक्लूजन लिखते वक्त आप साइटेशन भी यूज करते हैं कि फला जनाब का ये कंक्लूजन निकला, मेरा ये इस रीजन में कंक्लूजन निकला, साइटेशन के साथ अपनी बात को एविडेंस के साथ प्रूफ करते हैं और बहस करते हैं, डिस्कशन करते हैं, फिर उसकी वैल्यूज। तो यही सारा काम जो आप डाटा एनालिसिस करते हैं वही इसकी डिस्कशन में करते हैं। एंड देन यू विल राइट द रिकमेंडेशन। क्या है, व्हाट इज द रिकमेंडेशन, ये भी सवाल आपसे किया जाएगा, तो आपको याद होना चाहिए कि अगर ये रिकमेंडेशन है तो इंडस्ट्री को ये करना चाहिए, ये इम्प्लीमेंट करना चाहिए, इससे ये फायदा होगा, क्योंकि आप ये सोच के चले हैं कि मेरी रिसर्च बेसिकली जो है वो एप्लीकेबल है, मैनेजमेंट साइंस की रिसर्च है, न्यू स्ट्रेटजी है, ये न्यू टेक्निक्स है, ये न्यू वेरिएबल है जिस पे अमल दरामद किया जा सकता है। तो इस तरीके से आप अपने पूरे थीसिस को कर पाएंगे। तो इट मीन्स कि समरी क्या है इस पूरी क्लास का, कि जो कुछ भी आपने लिखा है उसकी छोटी सी छोटी चीज की डेफिनेशंस समझ में आना चाहिए, वही आपसे पूछा जाएगा। कोई अलग से कोई सवाल आपसे हो जाए, व्हाट इज रिसर्च, सबसे पहली बात ये होनी चाहिए। अगर मैं रिव्यू दे दूं इसका, कौन सी रिसर्च है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या होती है, ठीक है, और सैम्पलिंग, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होती है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होती है, पैरामेट्रिक टेस्ट क्या होता है, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट क्या होता है, इंडक्टिव रिसर्च क्या अप्रोच क्या होती है रिसर्च की, डिडक्टिव अप्रोच क्या होती है, क्या आपकी रिसर्च इंडक्टिव है या डिडक्टिव है, ठीक है, ये एक फंडामेंटल क्वेश्चंस हैं। सही है, रिग्रेशन एनालिसिस क्यों यूज़ किया, कोरिलेशन क्यों नहीं यूज़ किया, कोरिलेशन क्यों यूज़ किया, तो कौन सा यूज़ किया, पियर्सन यूज़ किया या स्पियर्समैन यूज़ किया, आपने पियर्सन यूज़ किया, लिखा हुआ स्पियर्समैन है, गलत होगी बात। सही है, बीटा की वैल्यूज़ क्या बताती हैं, रिग्रेशन एनालिसिस में रिग्रेशन इक्वेशन बताइए, रिस्ट्रिक्टेड है या नॉन रिस्ट्रिक्टेड है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं। और इसी तरीके से जो भी आपने यूज़ किया है, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन, वर्टिकल इंटीग्रेशन, सही है। अब ये अगर फाइनेंस के एफडीआई वगैरह, जीडीपी वगैरह, बहुत सारे वेरिएबल्स उनका डाटा लेके आपने उसको वो किया है, तो ये सारी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए, यही आपसे पूछा जाएगा, इसी चीज़ की आपने जो है वो तैयारी करनी है। रिसर्च, सिलेक्शन ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी, मॉडल कौन सा है, किस थ्योरी की बुनियाद पे आप कर रहे हैं, सैम्पलिंग क्या है, सैम्पलिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा सवाल होते हैं, ये आपको बताना है। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग क्या होती है, व्हाट इज स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग, ठीक है, स्नोबॉल सैम्पलिंग, कन्वीनियंस सैम्पलिंग, व्हाई यू यूज दिस सैम्पलिंग। अब ये जब आपने काम लिखा है डिसर्टेशन में, तो उसको जस्टिफाई भी करें कि इस रिसर्चर ने यूज़ किया था, उसको मैंने फॉलो किया है, और मैंने जो टेस्ट यूज़ किया है वो इस रिसर्चर ने यूज़ किया, उसको मैंने फॉलो किया, उसके रिजल्ट ये आए थे। क्वेश्चनियर अगर यूज़ किया है तो ये क्वेश्चनियर डेवलप, मैंने बनाया क्वेश्चनियर यूज़ किया है इस साइंटिस्ट का, ये आपने बताना है। डेवलप कैसे कर लिया आपने एमबीए, तो आपके सुपरवाइजर करवा दे, अच्छी बात है, लेकिन उसका भी एक डेवलपमेंट का सर्वे, इंस्ट्रूमेंट डेवलपमेंट का बताना प्रोसेस है। कि ये थोड़ा सा इसका जो है थ्रोऑल हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर कल के आज में एक मेमोरी, एक तरीके से एक नॉलेज शेयरिंग, जहन साजी। अब आप अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट you have to work hard, you have to find out, you have to make your notes, your study, memorize, अपनी चीज़ों को ठीक करना है, समझना है, जो भी लिखा है उसको जस्टिफाई करना है, बताना है, प्रेजेंट करना है, अच्छी सी पावरपॉइंट स्लाइड बना के सामने प्रेजेंटेशन देनी है, फिर क्वेश्चन आंसर का दिलेरी से सामना करना है। तो एंड में सब कुछ करने के बाद अगर नॉलेज होगी सही, प्रॉपर होगा, तो कॉन्फिडेंट होगा, और फिर बात में भी दम होगा, क्योंकि आपको मेंटली तौर पे वो चीज़ क्लियर होगी, आपके पास टाइम है, आप छोटी से छोटी चीज़ों को आप क्लियर कर सकते हैं। तो इसका जो है वो बेसिकली जो है सारा दारोमदार ये था, हमारी जो है वो क्लास का तकरीबन जो है वो दारोमदार यही है सारा। और डेट्स ऑल फॉर टुडे, आज के लिए इतना ही है। अगर किसी का कोई क्वेश्चंस है तो वो कर सकते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अब आगे जो है वो आपका ही काम है अपनी चीज़ों को सही करना। डाटा एनालिसिस में जितनी भी टेबल्स, जितने भी आप लोगों ने एनालिसिस किया है, प्रेजेंट किया है, जो भी वैल्यूज़ यूज़ किए हैं,
आपको वो पता होना चाहिए, ठीक है। उनकी डेफिनेशन पता होना चाहिए, उनका यूसेज पता होना चाहिए, और ये जस्टिफाई करना है आपने कि मैंने ये सही तरीके का यूज किया। वेल दैट्स ऑल फॉर टुडे, और आई होप के बहरहाल ये एक नॉलेज शेयरिंग का हिस्सा था। और इसमें लास्ट में मैं ये कहूँगा कि आपसे कि अपने ऊपर कॉन्फिडेंस, मेंटली और फिजिकली तैयारी भी होनी चाहिए, और इंशाल्लाह ताला जो है वो यू विल डू योर जॉब बेस्ट। एंड आई आल्सो प्रे फॉर ऑल ऑफ यू कि आप लोगों का वाइवा बहुत अच्छा हो, और आपकी प्रिपरेशन भी उसी लिहाज से हो। बताने को तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें आपने जहन में रखनी है। रिसर्च डिज़ाइन, ये सारी चीज़ें जो है, रिसर्च अप्रोच, ठीक है जी। अब बहुत सारे जो काइंड्स लिखे हुए, लेकिन आपने तो एक काइंड्स पे काम किया होगा, वही आपको वर्बली मेंटली याद होना चाहिए, क्योंकि वर्बली क्वेश्चन पूछेंगे बिठा के, आफ्टर प्रेजेंटेशन आपसे सवाल होंगे। तो ये तरीके कार है, तो आप इसको मेंटली प्रॉपर रखेंगे तो आप बहुत अच्छा जो है वो परफॉर्म करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, एंड नॉलेज शेयरिंग ये काफ़ी है, और आई होप कि ये आप लोगों के लिए करामत भी सेशन रहा होगा, और उसका फीडबैक भी मुझे ग्रुप में दीजिएगा, बताइएगा। और आई विल ट्राई कि ये वाली जो है उसको मैं अपलोड भी कर दूँ यूट्यूब चैनल में, तो आप उसको रिव्यू कर सकते हैं, और अपनी चीज़ों को तरतीब में कीजिए, और उस पर बेहतर काम कीजिए, नोट्स बनाएं, अपने तैयारी करें। विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर। अगर किसी का कोई सवाल है तो पूछ लें नॉर्मली, अदरवाइज हम एंड द क्लास करते हैं, और ग्रुप में फिर आपसे कमेंट्स लें। रिकमेंडेशन और कंक्लूजन वो लास्ट में आप, और उसकी रेफरेंसेस वगैरह, रेफरेंसेस के हवाले से सवाल होगा। शुरू में मैंने बताया कि इंटेक्स साइटेशन वगैरह क्या होती है, ये सब आपको पता है, वो पहले हम कवर कर चुके हैं। और ये 2 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे बात बहुत ज़्यादा होती है। और एंड में ये होता है कि आपकी आपकी जो है वो बेसिकली कितनी करामत है आपकी, क्या कहते हैं, रिसर्च फॉर द इंडस्ट्री। तो ये वाली बात होती है। तो मैं चाहूँगा कि एक दो कमेंट्स हमारे सेशन के हवाले से दे दें, फिर इसको मैं क्लोज करता हूँ, क्योंकि टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया, और आप लोग की डेट भी कंफर्म शायद किसी ने की है मुझे कि 31 कह रहे हैं, यानी कि सैटरडे को या फ्राइडे को होगा प्रपोजल, आगे पीछे। तो इसके लिहाज से भी आप लोग तैयारी कर लें। तो 3-4 कमेंट्स अबाउट द सेशन दे दें, इसके बाद हम ऑफ करते हैं। तो उसके लिए रेज हैंड कीजिएगा। आयशा हाशिम। अस्सलाम वालेकुम सर, आयशा हाशमी स्पीकिंग। वालेकुम सलाम। सर एक कमेंट मैं दूंगी, इट वाज अ वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन, थैंक यू फॉर दैट। और एक सवाल अगर आप परमिट करें तो आई वुड लाइक टू आस्क। जी बोले। सर मैं अपने थीसिस को एक चीज़ पूछना चाह रही थी। मेरा एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और दो डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। तो इस बारे में मैंने जब ऑनलाइन सर्च किया तो मतलब मुझे कुछ एग्जैक्ट आंसर नहीं मिल रहा। तो आप इस बारे में कुछ गाइड कर सकें, क्या ऐसा कुछ पॉसिबल है कि किसी जी बिल्कुल थीसिस हो में सकता है किसी। कि आपके एक इंडिपेंडेंट नहीं, एक इंडिपेंडेंट और 10 इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो सकते हैं। जी मिसाल जी, के मुझे तौर ये पर एक पूछना है। कोरोना वायरस एक एक इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट। कोरोना वायरस डिजीज एक, कोरोना वायरस एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, लेकिन ये कितने को यस। इफेक्ट कर रहा है, हमारी जी। जॉब, हमारी इंडस्ट्री, हमारी इकोनॉमी। तो आपका इसी तरीके से आप अलग अलग उसको रिग्रेशन एनालिसिस बना सकती है। इसमें लॉजिस्टिक एक रिग्रेशन है वो लगता है, जिसमें हमारे तरीकेकार होता है। इसमें डेट आपने रिसर्च पेपर पढ़ा होगा, तो वो भी आपको मेथड बता देंगे कि कौन सा मेथड यूज कर ले, जिसमें बहुत एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। तो नॉर्मली इतना कॉम्प्लिकेटेड टीचर्स नहीं जाते हैं, लेकिन ये होता है, ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आप ये करें। ओके, इंटरमीडिएट भी। थैंक यू सो मच सर। बिल्कुल। तो इसमें आपने काम किया, कौन सा जी टेस्ट, मैंने किया है टेस्ट कौन सर। सा? अभी मैंने कौन सा लगाया सर? मैंने एक रिलायबिलिटी और वैलिडिटी टेस्ट लगाया डेटा को टेस्ट करने के लिए। ये तो देखें, ये जो होती है रिलायबिलिटी, ये तो डाटा प्रिपरेशन है, डाटा हमारा रिलायबल है, ठीक है। अब हम आगे इसको लेके जाएंगे जी। अपने हाइपोथेसिस टेस्टिंग के मेथड की तरफ। लॉजिस्टिक रिग्रेशन एनालिसिस भी एक है, रिग्रेशन एनालिसिस जी की मुख्तलिफ रिग्रेशन। किस्म है, सही है। उसमें जी आप, रिग्रेशन लगाया मैंने जी। ठीक है, उसमें आप ये सर्च कीजिएगा
कि कौन सा जिसमें दो से ज्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल है तो कौन सा, आप सर्च करके लगा सकते हैं। इसका बेस्ट तरीका यही है कि जो आपने बेस पेपर पढ़े हैं उनको फॉलो कीजिए, ताकि आपके पास एविडेंस हो इन्होंने किया था मैं ओके, किया। ठीक है, और अपने ठीक है सुपरवाइजर सर। से गाइड। थैंक यू सो मच किस सर, यूनिवर्सिटी दैट्स माय की आप, क्वेश्चन। यूनिवर्सिटी कौन सी आपकी? ठीक है, चली गई वो। और अलीना अब्बास, रनिंग टाइम मेरे पास दे दिया है जूम ने, तो 10 मिनट के अंदर जो है वो हम इसको हम करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर बहुत इंफॉर्मेटिव सेशन था। इतनी गाइडलाइन तो हमें यूनिवर्सिटी की तरफ से नहीं मिली जितनी आपने हमें इतनी डिटेल्स दे दी, और ये बहुत हेल्पफुल होगा आगे जब हम वाइवा देंगे। सर मुझे आपसे एक क्वेश्चन करना था, मैं कर सकती हूँ? जी बोले। सर एक्चुअली जो मैंने अपने वेरिएबल्स लिए हैं अपनी रिसर्च में, तो मैंने अपने वेरिएबल्स जो लिए हैं वो 4 मेरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं और एक मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है। और उस डिपेंडेंट वेरिएबल के मैंने सब वेरिएबल्स दिए, लाइक डिपेंडेंट वेरिएबल मेरा वर्क परफॉर्मेंस है, और वर्क परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए मैंने 3 क्राइटेरिया सेट किए हैं, प्रो एफिशिएंसी, एडेप्टिवनेस एंड प्रोएक्टिवनेस। ठीक है। और तो सर मैंने जो टेस्ट अप्लाई किए हैं, मैंने कोफिशिएंट वाला टेस्ट और कोरिलेशन वाला। अब सर मैं अगर मुझसे वाइवा में क्वेश्चन होता है कि मैंने अपने डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ जो सब वेरिएबल्स लिए हैं वो क्यों लिए हैं, या मैंने उसको जो है वो टेस्ट रन करते हुए मैंने उसको किस तरह से वो किया है, तो मुझे कैसा रिप्लाई करना चाहिए? नहीं, अब ये तो जेन्युइन सी बात है, ये बहुत ही नॉर्मल सी बात है कि अमूमन यही होता है। मिसाल के तौर पर आप एक ऐसा, अमूमन ये होता है कि स्टूडेंट्स, मिसाल के तौर पर आप एक ऐसा वेरिएबल ले लेते हैं। मैंने अक्सर स्टूडेंट को देखा कि उन्होंने ले लिया, मिसाल के तौर पर सीआरएम को वेरिएबल ले लिया। सीआरएम तो खुद एक किताब है, एक सब्जेक्ट है, उसके अंदर कितने सब टॉपिक्स निकलेंगे। जॉब ओके, सेटिस्फेक्शन एक डिपेंडेंट वेरिएबल है मिसाल के तौर पर, लेकिन ये एक, इसके सब सब वेरिएबल्स निकलेंगे कि भाई कंपनसेशन आ सकता है, बहुत सारी चीजों पर अमल होता है। तो हम ये क्या करते हैं, अगर हमारे इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट, तो हम एक एक वेरिएबल नाम ऐसा ले लेते हैं जिसके अंदर इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट के भी 4 सब डिपेंडेंट आ गए, डिपेंडेंट के भी 4 सब डिपेंडेंट आ गए। ओके, ठीक है, फिर हर एक सब का इंडिपेंडेंट से डिपेंडेंट से रिग्रेशन मालूम किया। जब ये चारों सब आपस में उनके हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गए, तो फिर हम नतीजा ये निकालते हैं, क्योंकि इनके सब नाम के साथ कि सब इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जो हैं वो डिपेंड कर रहे हैं, लिहाजा हम ये जस्टिफाई करते हैं जो मेन वाले इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट है वो भी आपस में ताल्लुक रखती है, उनका आपस में सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप है। इस तरह आप एनालाइज करते हैं। और इसमें क्यों लिए, ओके, क्योंकि वो तो होगा, वो तो ऑब्वियसली ऐसे सवाल नहीं करेंगे, बेहू क्या कहते हैं, बेहू का ओके, सिली क्वेश्चन नहीं करेंगे वो। तो ये जाहिर सी बात है, वो डिफाइन नहीं होती ना, कोई चीज़ है वो डिफाइन नहीं होती। मिसाल के तौर पर कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनको डिफाइन करने के लिए फर्दर आप जाते हैं। तो बस ये देखा जाता है कि आपने ओके हाइपोथेसिस सर। कैसे तो जनरेट किया है। जब हाइपोथेसिस जनरेट करेंगे तो आपका इंडिपेंडेंट एक डिपेंडेंट के सब वेरिएबल्स होना चाहिए, दूसरा इंडिपेंडेंट दूसरे के सब वेरिएबल, किससे आप मैच कर रहे हैं। तो आप क्रॉस कर रहे हैं कि एक डिपेंडेंट वही इंडिपेंडेंट, दूसरा वाला डिपेंडेंट वही इंडिपेंडेंट, तीसरा वाला डिपेंडेंट, ऐसे तीनों के साथ रिलेशन ले रहे हैं। इसी तरह दूसरे का तीनों के साथ ले रहे हैं। समझ में आ रही बात? तो बहुत सारे जी हाइपोथेसिस सर, होंगे, बहुत सारे जी, हाइपोथेसिस। जी, तो इस तरीके से भी जी हो। सर, ऐसा ही किया है, हाँ, ऐसा ही किया है सर। तो ये थोड़ा काम बड़ा हो जाएगा, तवील हो जाएगा, हाइपोथेसिस 8-10 बन जाएंगे, नो प्रॉब्लम। क्योंकि इसका नाम होता है कि मैं ये री इन्वेस्टिगेट कर रही हूँ या इन्वेस्टिगेशन कर रही हूँ, तो अमूमन ये अच्छा हो जाता है, अच्छा वर्क होता ओके, है। एचआर का टॉपिक ठीक था है, आपका कुछ? थैंक यू सर, थैंक यू। ओ, सर मेरा टॉपिक है द इन्फ्लुएंस ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑन जॉब परफॉर्मेंस। हाँ, वो एचआर का टॉपिक मुझे लगता है सही। ठीक है, 5 मिनट रह गए। एनीवन एल्स? थैंक यू सो मच, म्यूट कर दीजिएगा भाई। अनम खान, हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स कल तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ थी, आज मतलब कल का सेशन पसंद नहीं आया असल में। बैकग्राउंड में म्यूजिक भी चल रहा था, पीछे प्रोग्राम हो रहा। जी अनम खान, डिफेंस वालों के लिए। सर, वालेकुम सलाम। जैसे आप ठीक है, थैंक यू सर, बहुत अच्छा सेशन आपने दिया, बहुत सारी गाइडलाइन मिली हमें।
जो कि यूनिवर्सिटी बिल्कुल नहीं दे रही थी, पूछ नहीं रहे हैं कि बच्चे कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, क्या होगा। काफी परेशानी हुई थी, लेकिन थैंक गॉड थोड़ी सी हौसला हो गया। अच्छा ठीक। सर, मुझे जो है ना एक और हेल्प चाहिए थी। हमें कोई एक ऐसा टेम्पलेट या कोई पीपीटी मिल सकता है जो प्रॉपर तरीके से वैसे डिजाइन हुआ हो जैसे आपने हमें गाइड किया है, देखिए ताकि पीपीटी हमारी बनाना एग्जाम्पल बहुत दे आसान सकें। है। मिसाल के तौर पर जो आपकी हेडिंग्स है ना, वही पीपीटी की हेडिंग्स होगी। फर्स्ट चैप्टर हम्म। में अगर आगे 5 चैप्टर से, तो आप 15 पीपीटी 15 स्लाइड्स बना ले, हर चैप्टर के 3 3। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं। सही है। अब फर्स्ट चैप्टर में आपके पास आ गया इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन चैप्टर है, इंट्रोडक्शन हेडिंग पहले पहला तो आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जो भी अपना नाम बताते, ये बताते, टाइटल बताते हैं आप। कंटेंट बना राइट। ले। आप जितने भी स्लाइड्स बनाएंगे उनके कंटेंट बना ले, उनके हेडिंग के लिहाज से ये जरूरी होता है। थर्ड से आपका इंट्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। इंट्रोडक्शन में आप क्या बता रहे हैं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन टॉपिक के वाले से प्रॉब्लम स्टेटमेंट आएगी। हेडिंग एक बताएं, वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट वेरी इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से रिसर्च क्वेश्चंस, रिसर्च ऑब्जेक्टिव, रिसर्च क्वेश्चंस। हेडिंग बने या आप एडिटिंग कर लें, बॉक्सेस बना बना के एक ही पेज के अंदर आ जाए, अगर आ सकते हैं, या हेडिंग बना लें। यानी कि एक ही स्लाइड्स में आप मैक्सिमम काम ऐसा फिट करें, कॉन्साइज हो, देखने में भी अच्छा लगे, खुला खुला भी हो, बहुत भरा हुआ ना हो। तो रिसर्च प्रॉब्लम स्टेटमेंट, रिसर्च क्वेश्चंस, रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स, और इसके बाद आपका जो है वो सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी। ये 4 चीज़ें वेरी इंपॉर्टेंट होती हैं। डेफिनेशन वगैरह आप कह दें कि ये मेरे उसमें मौजूद है, लेकिन डेफिनेशन में खुद बता सकती है। सिमिलरली उसके बाद जो है वो आप लिटरेचर रिव्यू पे आए। लिटरेचर रिव्यू में आपने रिव्यू बताना जितने भी टॉपिक का किया है, साइटेशन भी करनी है, उसमें भी साइटेशन डाले। और पीपीटी की भी जो लास्ट स्लाइड बनेगी वो रेफरेंसेस की बनेगी, जैसे कि थीसिस की होती है, आखिरी पेज में रेफरेंसेस होते हैं ना। तो इनमें भी जो साइटेशन डालेंगे, इंडेक्स डालेंगे, साइटेशन करेंगे जॉन स्मिथ 2008, उसका पूरा आपने बैक में भी जो है लिखना है कि हाँ भाई जॉन स्मिथ जो रेफरेंस है आपका, वो पूरा बैक में भी बनाना है। 8 से 10 रेफरेंस कम से कम होने चाहिए आपके पीपीटी में। तो लिटरेचर रिव्यू के टॉपिक्स को बता दें, क्या लिटरेचर रिव्यू किया है, 4 से 5। लिटरेचर रिव्यू की स्लाइड बनाने का तरीका ये है कि आप या तो उसको टेबल फॉर्म में बना लें, रिसर्चर का नाम बता दें, ईयर बता दें, जॉन 2018, स्मिथ 2020, और इसी तरीके से 4 5 टॉपिक्स किस हवाले से थे, उनकी हेडिंग डाले, और उन्होंने क्या फरमाया वो तीसरे कॉलम में लिख दे। तो एक पूरा लिटरेचर रिव्यू इस तरीके से आता। पूरा तो आपको चीज में लिखा, उसे बताने के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है। लिटरेचर रिव्यू किस हवाले से, आपके डिपेंडेंट वेरिएबल के हवाले से। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क की एक अलग से स्लाइड बनेगी, जिसमें आप लोग अच्छा सा थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क बनाएंगे फ्लो चार्ट की सूरत में। उसी में डिपेंडेंट वेरिएबल आप उसको ही डिफाइन करेंगे, ये मेरा थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है। एरो वगैरह का खास ख्याल रखना है। डिपेंडेंट अलग से स्लाइड करेंगे। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क के सर बाद हमने रिसर्च फ्रेमवर्क तो बनाया था अपनी थीसिस में। हाँ, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, रिसर्च फ्रेमवर्क, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, ये पूरा बात। फ्रेमवर्क है, लाइक एक पिक्चर है, हाँ, इसमें उसकी मेरे वेरिएबल्स को अलग डिपेंडेंट स्लाइड और बन, इंडिपेंडेंट हाँ अलग स्लाइड्स बनेगी उसकी, सब नहीं। एक स्लाइड पे आ जाएगा। हाँ ठीक है, एक स्लाइड पे अरेंज करके उसी को फिगर को लाके एडजस्ट कर ले पावर पॉइंट पे। रिसर्च सर मेथोडोलॉजी की जब आप बात करेंगे तो उसमें भी आप ये वाला ऑप्शन यूज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर स्लाइड, रिसर्च मेथोडोलॉजी में स्लाइड ऑप्शन आते हैं ना बहुत सारे, कैटेगरीज बना लें, ये यूज कर लें, ये 4 खानों में आ जाता है रिसर्च मेथोडोलॉजी। अब यहाँ पे कौन कौन सा है, आप 4 पॉइंट्स भी बना लें यहाँ पे। सबसे पहले रिसर्च डिजाइन बताएं, सही है। पॉपुलेशन बताएं, सैम्पलिंग मेथड बताएं, सैम्पलिंग साइज बताएं, सर्वे इंस्ट्रूमेंट की हेडिंग, कौन सा सर्वे इंस्ट्रूमेंट यूज किया, क्लोज एंडेड स्ट्रक्चर, ठीक है। स्टैटिकल टेस्ट, सब छोटी छोटी बता दे बस। यहाँ पे तफसील नहीं चाहिए, बुलेट्स पॉइंट में इस तरीके से बता दे। ये आपका थर्ड चैप्टर का हो जाएगा। डाटा एनालिसिस में, या 2 स्लाइड्स ले लें आप, अगर 2 स्लाइड्स में आता है। डाटा एनालिसिस में आपने टेबल जो है वो लगानी होंगी, लैब टेस्ट की टेबल लगानी, इसी तरह अनोवा क्या है इसकी लगानी है, या रिग्रेशन क्या है, या आपने एक्सेल में अनोवा के भी रिजल्ट, लैब सब के रिजल्ट बना के एक पूरा बता दिया, और एक समरी बना के आपने हाइपोथेसिस चेकिंग का बताया। जब रिसर्च मेथोडोलॉजी की आप यहाँ पे स्लाइड बनाए, तो हाइपोथेसिस को भी अलग से हाइपोथेसिस की स्लाइड, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क के बाद हाइपोथेसिस की स्लाइड बना ले, वो ज्यादा अच्छा होता है। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, हाइपोथेसिस, फिर आप रिसर्च मेथोडोलॉजी, और इसी तरह एंड में आप जो है वो रिकमेंड, कंक्लूजन ये निकला, क्या जस्टिफाई किया, कितने एक्सेप्ट हुए, कितने रिजेक्ट हुए, कितनी